हेलो क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखना जो आपका मैथ का मॉडल पेपर है 2026 का, उसी को हम लोग आज की इस वीडियो में करने वाला था। तो वीडियो को अंत तक जरूर, हम वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर जो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर जो सब्सक्राइब कर देना। और नहीं आपको पता तो मैं बता दूं कि आपको जो मॉडल पेपर होता है जिस साल का, उसी मॉडल पेपर से आपको कम से कम मैं आपको बता दूँ 20 से 30% क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलता है। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला आपका एग्जाम के लिए। मतलब वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। और आपको दे दिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक, वहाँ सब लोग व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो करना, क्योंकि जैक बोर्ड से रिलेटेड सबसे पहले आपको अपडेट वहीं पे मिलता है। तो लोग व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना मत भूलना, वहाँ पे आपको लिंक दे दिया गया है। और मैं आपको इजी पूरा व्यू में आपको समझाने वाला हूँ। टोटल क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बस आपको ध्यान से देखना है, अंत तक देखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये सब तो आपको पता ही होगा, है ना। 3 घंटा का समय दिया जाता है, फुल मार्क्स 80 का होता है। मैथ हम लोग देख रहे हैं कक्षा 10 का, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका आता है सेक्शन ए का। सेक्शन ए के तहत आपका 30 प्रश्न आता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। 30 प्रश्न के लिए एक मार्क्स निश्चित होता है, ठीक है। तो सेक्शन ए में आपका आता है सबसे पहला प्रश्न। तो क्वेश्चन में फर्स्ट बोलता है हमारा पी जेड बोला है। पी एक्स के जब क्या दिया, मतलब पी एक्स पढ़ा होगा तो पी जेड बोला है कि चर का मान यहाँ पे क्या है, एक्स है। पी जेड बराबर जेड स्क्वायर -64 के शून्य का बोल रहा है। देखो हमारे पास क्या दिया है, जेड स्क्वायर। हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले, आप आसानी से कर सको। तो जेड स्क्वायर, ठीक है। और -64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर तो 64 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 8 64। तो जेड स्क्वायर माइनस में 8 स्क्वायर, ये हमारा एक फार्मूला पे बन गया। देखो एक फार्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्या होता है, ए माइनस का बी इंटू में हमारा होता है ए प्लस का बी। इसी फार्मूला पर हम लोग इसको वैल्यू को पुट करेंगे। देखो एक जगह पर कितना आ जाएगा हमारा, जेड आ जाएगा, जेड -8 हो जाएगा। उसके बाद इसको प्लस में लिख दो एक बार, ये हमारा आ गया। बस अब इसका शून्य निकाल दो बराबर 0 करके। तो जेड -8 और जेड प्लस का 8, देखो यहाँ पे जेड -8 बराबर 0 करो, और जेड प्लस का 8 बराबर 0 करो। जेड प्लस का 8 बराबर 0 करो, ठीक है। तो यहाँ से जेड का वैल्यू जो हमारा आ जाएगा प्लस का 8 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का 8। और यहाँ पे जेड का वैल्यू जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा, माइनस का 8। तो इसको दोनों को साथ में कैसे लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस का 8 लिख सकते हैं। देखो जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस का 8, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया। कुछ इसी तरीके से आपका प्रश्न मिलेगा तो आप लोग बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, मैं दिए गए बिंदु, हमारे पास बिंदु दिया पी क्यू आर, जो कि पी है आपका 0,6 और क्यू है आपके पास 7,0, आर है आपके पास 5,0 में से कौन बिंदु अक्ष एक्स को प्रतिच्छेदित करता है। आपको एक से प्रतिच्छेदित कौन करता है आपको बताना है, ठीक है। तो हमारे पास 3 बिंदु दिए, उन्हीं 3 बिंदु का बारे में पूछ रहा है। तो देखो मैं ग्राफ की मदद से आपको समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है, हमारे पास 0,6 बोला है। मान लो इधर कहीं होगा 0,6, ठीक है, 0,6 यहीं कहीं होगा ना, क्योंकि 6 का वाई का वैल्यू है, 0 का वैल्यू कहाँ पे होता है, वाई एक्स पे 0 का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 0 होता है। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा कुछ, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है, क्योंकि हमारा क्या है, ये हमारा वाई अक्ष है, हमारा एक्स अक्ष है, आप लोग को पता होगा। तो हमारा ए बिंदु जो 0,6 हमारा वाई अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। तो हमसे पूछा क्या है, जो ऐसे बिंदु बताना जो कि तीनों में से जो कि हमारा एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करेगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला तो होगा नहीं, पी यानी कि नहीं होगा हमारा। उसके बाद सेकंड क्या है, क्यू बराबर क्या है, क्यू हमारा 7,0 है, ठीक है। यानी कि इसमें 7 हमारा पहला किसका वैल्यू होता है, एक्स का वैल्यू होता है। 7 हमारा एक्स का वैल्यू है, 0 हमारा किसका है, वाई का है। इधर कहीं मिलेगा हमें, क्योंकि देखो एक्स का वैल्यू 7 इधर ही होता है प्लस में, ठीक है, प्लस में इधर होता है, इधर माइनस में होता है। तो 7 इधर ही कहीं प्लस में मिलेगा एक्स का वैल्यू, और वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा इस बिंदु पे, क्योंकि एक्स अक्ष पे वाई का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो इसका जो हमारा रेखा मिलेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हमारा रेखा मिलेगा एक्स के, कुछ इस तरीके से हमें इस बिंदु का रेखा मिलेगा, जो कि क्या कर रहा है, वाई अक्ष को प्रतिच्छेदित, सॉरी एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित कर रहा है, जो कि हमसे पूछा है। ये हमारा देखो एक्स अक्ष है, इसको काट रहा है ना बीच में, तो हमारा क्या कर रहा है, ये वाई एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो हमारा तो पहला क्यू आंसर हो गया, यानी कि कंफर्म हो गया। तो क्यू ऑप्शन नंबर बी होगा ही होगा। उसके बाद देख सकते हो ऑप्शन नंबर आर को, यानी कि बिंदु आर को भी हम लोग चेक करेंगे। बिंदु आर क्या बोल रहा है, 5,0, यहाँ पे भी एक्स का वैल्यू कितना है, 5 है, और वाई का वैल्यू कितना है, 0 है। तो हमारा कहीं यहीं कहीं मिलेगा हमारा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा हमारा 5,0 हो जाएगा। ये भी हमारा क्या करेगा, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करेगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 बिंदु मिलकर जो कि क्या कर रहा है, दिए गए बिंदुओं में से 2 बिंदु ऐसे हैं जो कि एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित कर रहा है, यानी कि दोनों का दोनों हमारा आंसर होगा। यानी 5,0 भी है और 7,0 यानी कि क्यू बिंदु भी है और आर बिंदु भी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्यू और आर दोनों हो जाएगा। मैं आप लोग को बता दें क्यू और आर दोनों क्यू होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड।
आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं हमारा, दो परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम संख्या हो सकती है। देखो दो सम परिमेय संख्या बोल रहा है, ठीक है। दो सम परिमेय संख्या बोलेगा तो क्या कैसे करेंगे, दो सम परिमेय संख्या है और बोल रहा है हमें संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम संख्या हो सकती है। अगर विषम संख्या की बात करते हैं कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अनंत हो सकता है। कितना हो सकता है, अनंत हो सकता है। देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है, दो सम परिमेय संख्या, दो सम परिमेय संख्या यानी कि परिमेय संख्या तो ये भी है हमारा और 4, ये भी हमारा परिमेय संख्या, दो क्या है, दोनों के दोनों सम है के बीच कितनी विषम परिमेय संख्या हो जाती है, दोनों के बीच कितनी विषम संख्या हो जाती है। विषम पूछे सम पूछे फिर कैसा ही परिमेय संख्या पूछे क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं हमारा, दो क्रमिक विषम संख्याओं का HCF क्या होगा, ठीक है। दो क्रमिक विषम संख्या है, जैसे कि मान लो पहला विषम संख्या ले लो आप लोग, 2 ले लो, सॉरी विषम बोल रहा है ना, तो दो पहला ले लो 7 ले लो, दूसरा ले लो 9 लो, कितना भी ले सकते हो, ठीक है। तो बोल रहे हैं हमारे संख्याओं का HCF क्या होता है, दोनों का बीच का संख्या हो जाता है, सॉरी HCF जो होता है हमारा एक होता है ना, एक होता है, आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। दो लगातार विषम संख्याओं का HCF हमारा एक हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 बोलते हैं हमारे दो चरों YZ में रैखिक समीकरण AY प्लस में BZ प्लस में C बराबर 0 का अधिकतम हल संभव है, कितने हल संभव हो सकते हैं इसके। तो आप लोगों को पता होगा इसका जो हल संभव होता है अनगिनत होता है, यानी कि देखो कैसे अनगिनत होता है मैं बताता हूँ। आप लोग यहाँ पे देखो x और y क्या है, रैखिक समीकरण है, चर है हमारे पास, x और सॉरी y और z क्या है हमारे पास, चर है। तो y के वैल्यू कितना भी ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं, और z का वैल्यू हमेशा अलग अलग आते जाएगा। जैसे जैसे आप लोग y का वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे z का वैल्यू चेंज हो जाएगा, यानी कि कितना भी संख्या है तो हमारे पास अनंत है ना, तो अनंत संख्या अगर आप y का वैल्यू लेंगे तो अनंत z का वैल्यू आएगा, इसके कारण क्या हो जाएगा, अनगिनत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 6 बोलते हैं आपका संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित संख्याएं कैसी होती है। संगत के बोल कर रहा है, संगत समीकरण युग्म, संगत समीकरण युग्म की बात किया तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि प्रतिच्छेद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस चीज़ को याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6 के मूल है। इसका हमसे मूल पूछ रहा है, देखो कैसे निकालते हैं। हमसे क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 बोल रहा है हमारे पास, बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। इससे मेरा मूल पूछ रहा था, मूल कैसे निकालते हैं हम लोग। अब इसका क्या करोगे, गुणनखंड कर दो। गुणनखंड कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर और 5 माइनस के 5x को ऐसे दो संख्या में बांटना है जो कि गुना करने के बाद कितना होना चाहिए, इस दोनों का गुणनफल के बराबर आना चाहिए, यानी कि 6x स्क्वायर आना चाहिए। ऐसे दो संख्या में बांटना है -5 को, तो क्या क्या बांट सकते हो, -2x माइनस में 3x लिख दो प्लस में 6। अब देखो करके इन दोनों को गुना करो, किसके बराबर आ जाएगा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाएंगे, 6x स्क्वायर के बराबर आ जाएगा इसके, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 गुना 2 6 हो जाएगा और x का x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या था हमारा -5 आना चाहिए, तो -5 को ही तोड़ दिया यहाँ पे, देखो दोनों को माइनस कर लो, माइनस का 2x माइनस का 3x आपके पास माइनस का 5x आ जाएगा। देखो ड्यूरेशन वीडियो का ज़्यादा हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ आपको सारा चीज़ मिलेगा, ठीक है। यहाँ इन दोनों में से कॉमन ले लो, फिर इन दोनों में से कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या बचेगा, x मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ क्या बचा हमारे पास 2 बचा, माइनस का 3 कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस का 2 बचेगा। देखो इस माइनस से गुना कर लो, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का x और 3 से 3x, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस और 3 गुना 6 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। उसके बाद क्या करो, शून्य पूछ रहा है ना, तो इन दोनों में से कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, x माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, फिर हमारे पास क्या बचा, x माइनस का 3 बचा, इसको गुणनफल करोगे यही वाला आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारे मिल गया, इन दोनों का फिर शून्य निकाल दो, क्या है हमारे पास, x माइनस 2 के बराबर 0 के बराबर करो तो x का हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। पहला शून्य हमारे पास 2 आ गया, दूसरा शून्य का निकालो, x माइनस का 3 है बराबर में 0 करो तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि दूसरा शून्य क्या आ जाएगा, 3 आ गया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, जो कि बोल रहा है हमारा बोथ बी एंड सी, यानी कि बी और सी दोनों। आगे क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो 8 बोलते हैं दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्ग का योग कितना है, 202 है। आप लोग ऑप्शन से भी देख सकते हो, ठीक है। ऑप्शन को स्क्वायर करो, ऑप्शन के स्क्वायर करो आपका, फिर जोड़ो, ठीक है। जोड़ने के बाद आपका 202 आता है तो आप लोग उसका राइट आंसर कर सकते हो। तो पहला मेथड क्या है बनाने का, देखो दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक है, दो मान लो पहला है 1 और दूसरा क्या हो जाएगा, विषम बोल रहा है, तो मान लो पहला 1 है तो दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि प्लस में हमारा 2 होता है, ठीक है। 1 + 2 करने के बाद ही हमारे पास 3 मिल रहा है। अगर मान लो पहला आपके पास विषम संख्या 5 है,
उसमें अगर दूसरा विषम संख्या चाहिए, इसके आगे वाला विषम संख्या चाहिए था, क्या करोगे, इसमें 2 जोड़ोगे ना, 2 जोड़ने के बाद कितना आता है हमारे पास 7 हो जाएगा, यानी कि 5 के बाद दूसरा विषम संख्या कितना आता है 7 आता है। कुछ इसी तरीके से यहाँ पे देखो x हमारा पहला विषम संख्या था, दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा x+2 हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं बस 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका वर्ग कितना है, इसका वर्ग कर दो, इसका स्क्वायर कितना है, जिनके वर्ग का योग, वर्ग करने के बाद योग कितना है हमारे पास 202 दिया हुआ है। बस इसको सोल्यूशन कर दो, आपके पास आंसर मिल जाएगा। इसको सोल्यूशन करो आप लोग आंसर मिल जाएगा। फिर आप लोग ऑप्शन भी मिला सकते हो, देखो स्क्वायर करो और दोनों को जोड़ो, आपका अगर x 202 के बराबर आता है तो आपका वही आंसर हो जाएगा। अगर देखो 11 का स्क्वायर करो तो कितना मिलता है पास 121 मिलता है, और 13 का स्क्वायर कितना मिलता है, 13 का स्क्वायर 169 मिलता है। क्या दोनों को जोड़ने के बाद आपका मिल रहा है 202? तो नहीं, ये तो पार हो जा रहा है दोनों का। तो उसके बाद देखो ऑप्शन में बी क्या है हमारे पास 9,11 यानी कि 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 81 होता है, प्लस में 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121 होता है। दोनों को जोड़ो कितना मिलेगा 202 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन में बी ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग दोनों में से किसी तरीके से बना सकते हो, आपका आंसर 9,11 ही आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 9 बोलते हैं हमारे पास निम्नलिखित में एपी नहीं में है। ठीक है, यहाँ पे देखो कैसे बोल रहा है, निम्नलिखित में कॉमन एपी में नहीं है ना, में नहीं है और एपी में नहीं है। तब देखो चारों में डी निकाल कर देखो, यानी कि सर्वांतर निकाल कर देखो, जिसमें अगर अलग अलग आ जाता है कहीं पे तो आपका ओपी में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में देखो 25 में से 16 घटाओगे तो कितना बचेगा 4 मिलेगा, यानी कि सर्वांतर इसका 4 होना चाहिए। लेकिन 16 में से अगर 9 घटाओगे तो पास कितना मिल जाता है 6 मिल जाता है, सॉरी 7 मिल जाता है, यानी कि इसका सर्वांतर बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है एपी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमसे पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलते हैं हमारे पास 1,4,7,10 के 28वें पद का मान क्या है। हमसे क्या पूछ रहा है A28 का मान पूछ रहा है। तो A28 का मान पूछ रहा है, एक सेकेंड, हमसे पूछ रहा है A28 का मान पूछ रहा है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है A28, an की जगह पर कितना 28 है हमारा an प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो A28 है ना, A28 बराबर हो जाएगा हमारे पास a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू हमारे पास 1 है, यानी कि प्रथम पद कितना है 1 है हमारे पास, प्लस में n का वैल्यू 28 जो कि हमें निकालना है 28वां पद, माइनस में 1 डी का वैल्यू कितना है, दोनों का अंतर निकाल दो, 4 में से 1 घटा दो यानी कि 3 बचेगा। तो A28 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस में 27 गुना में 3, 27 गुना 3 कितना होता है आपके पास 81 होता है। यहाँ से आपको कितना हो जाएगा 81 प्लस में 1 बराबर में कितना 81 कितना 82 हो जाता है। ठीक है, यानी कि A28 का वैल्यू कितना आ गया 82 आ गया। यहाँ पे ऑप्शन में नंबर कहाँ पर देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी में आपका 82 दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको निकालना है, काफ़ी आसान प्रश्न आपको पूछा जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात अगर 16:81 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देखो क्या कैसे बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन को, देखो पहला जो एरिया दिया है हमारे पास, पहला एरिया कितना है 16 है, 16/81 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पहला क्षेत्रफल दूसरा क्षेत्रफल। ठीक है, तो बराबर किसके बराबर होता है, भुजाओं के अनुपातों के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि पहला भुजा S1, दूसरा भुजा मान लो साइड, इसका मतलब साइड है ना, दूसरा भुजा S2 का स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसको सोल्यूशन करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो स्क्वायर इधर जाएगा तो किस में रूट में बदल जाएगा ना, तो 16/81 आपका रूट के अंदर आ गया S1/S2, 16/81 करो यानी कि कितना जाता है 16 का अगर रूट करोगे तो बस 4 मिलता है, 4 81 का 9 मिलता है, यानी कि S1 का वैल्यू 4 और S2 का वैल्यू 9 आ गया। तो 4:9 आ जाएगा, 4:9 हो जाएगा। ठीक है, 4:9 कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4:9, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका सम चतुर्भुज के विकर्ण हमारे पास दिया गया है। सम चतुर्भुज के विकर्ण, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी, पहला विकर्ण दिया गया बस 12 और दूसरा विकर्ण आपके पास 16, यानी कि विकर्ण को मान लो डी, तो D/2 कर दो, आपके पास कितना मिल जाएगा 12/2 बराबर में आपका 6 मिल गया पहला भुजा। दूसरा क्या मिल रहा है D/2 करो, D2 मान लो D1 है, D2 16 है, 16/2 करो तो आपके पास कितना मिलेगा 8 मिल जाएगा। 6 और 8 इसको आप लोग पाइथागोरस से निकाल दो। पाइथागोरस क्या बोलता है S का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, पहला था हमारा 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, इसका करो कितना मिल जाएगा आपके पास, तो S का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास 36 प्लस में 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ने के बाद 100 हमें मिलता है, यानी कि S स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसके बाद क्या करो S बराबर कितना हो जाएगा 100 का रूट बराबर में कितना होता है 10 होता है, यानी कि 10 बिल्कुल राइट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में आपका देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है आपका दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। दो अक्ष है मान लो आपके पास, दो अक्ष, एक अक्ष पहला मान लो आपके पास एक अक्ष है और दूसरा आपके पास y अक्ष है। दोनों बिंदु के दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, मूल बिंदु कहते हैं ना, और याद रखना
ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओरिजिन इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है आपसे, वाई अक्ष से 8 इकाई युग्म, वाई अक्ष से कितना 8 इकाई युग्म, वाई अक्ष से 8 इकाई युग्म, मान लो ये आपका वाई अक्ष है, ये आपका एक्स अक्ष है, 8 इकाई युग्म, और एक्स अक्ष से पी इकाई एक बिंदु पी स्थित है, एक्स अक्ष पर पी स्थित है ना, एक्स अक्ष पर पी स्थित है। तो बोल रहा है आपसे तो बिंदु पी का निर्देशांक क्या होगा, तो बिंदु पी का जो निर्देशांक हो जाए आपका वाई से कितना था 8 था, तो इसका क्या हो जाएगा 8,0 हो जाएगा। ठीक है, 8,0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स अक्ष पे क्या होता है आपका, एक्स अक्ष पे वाई का वैल्यू 0 होता है, तो इसी चलते क्या हो जाएगा 8,0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है यदि कोस ए बराबर 3/5, कोस ए बराबर आपके पास कितना है 3/5 है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, सेक ए का मान पूछ रहा है। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा का बराबर ए है, तो बटा में हो जाएगा मेरे पास साइन सेक ए होता है। ठीक है, सेक ए होता है, तो कोस ए बराबर आपके पास कितना हो जाएगा 1/सेक, सेक की जगह पर कितना हो जाएगा 1/सेक होता है, यानी कि कोस जितना है आपके पास उसी का उल्टा आपका सेक हो जाता है। ठीक है, तो कोस आपके पास कितना है, कोस आपके पास 3/5 है, तो 5/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5/3 किसका हो जाएगा, सेक ए का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे देख सकते हो 5/3 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5/3। आगे हम क्वेश्चन में 16 को हल कर लेते हैं। देखो हल करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, साइन ए प्लस में टेन ए इंटू में आपका है 1 माइनस साइन ए बराबर है किसके बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पर साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं सेक है ना 1/कोस कोस एक्स लिख सकते हैं, कोस ए लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा का वैल्यू कितना है ए है, प्लस में टेन ए को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई में हम लोग लिख सकते हैं कोस ए लिख सकते हैं, आपका फार्मूला होता है पता है ना हम लोग का। फिर यहाँ पे इंटू में क्या हमारे पास 1 माइनस साइन ए है। ठीक है, जिसको साथ में लेकर के चलना है, ये दोनों में से कॉमन ले लो, यानी कि एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा बस कोस ए एलसीएम आ जाएगा, कोस ए एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस में साइन ए हो जाएगा, 1 प्लस में साइन ए। उसके बाद यहाँ पे देखो यहाँ इंटू में क्या हमारे पास 1 माइनस में साइन ए है, तो यहाँ पे देखो एक है प्लस में आपके पास ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी है, दिख रहा है यहाँ पे कुछ ए प्लस बी ए माइनस बी किस फार्मूला पे आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में साइन ए का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर प्लस में साइन ए का स्क्वायर बटा में आपके पास कितना था, फॉर्मूला तो माइनस में होता है ना, मैंने प्लस लिख दिया यहाँ पे क्या आ जाएगा बटा में आपका जो था आपके पास कोस ए। उसके बाद यहाँ पे देखो ये फार्मूला होता है आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोस ए के बराबर होता है, कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, बाय में आपके पास कोस ए है, यहाँ पे कोस स्क्वायर है, यानी कि 2 कोस है। ठीक है, और नीचे में एक कोस है, एक कोस से आपका एक कोस कट जाएगा, बस कितना बचेगा कोस ए बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कोस ए मैंने आप लोग सोल्यूशन करके बता दिया। यहाँ पे बोल रहे हैं बस कोट ए बराबर 1 है, तो ए का मान कितना होगा, तो कोट ए बराबर आपके पास 1 दिया हुआ है, तो कोट ए एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं कोट 45 लिख सकते हैं, कोट 45 क्योंकि कोट 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा पास कोट मान लो कट गया, काटना नहीं है कट गया मान लो, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिख रहा है 45, ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना 45 डिग्री। आगे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 18 बोलते हैं हमारे पास जब किसी सीधे खंभे की छाया और उसकी लंबाई और उसकी ऊंचाई बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। देखो मान लो कोई लंबा खंभा है, ठीक है, मान लो कोई लंबा खंभा है और इससे क्या बोल रहे हैं कि जितना लंबा खंभा है ना उतना ही लंबा इसका क्या है, उतना ही लंबा इसका छाया है। ठीक है, तो बोल रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, सूर्य का उन्नयन कोण जो हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री होता है, आपको पता होगा। ठीक है, 90 का आधा कर दो 45 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है आपका चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितने डिग्री का होता है। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितने डिग्री का होता है, चारों कोनों का योग बोल रहा है। देखो चतुर्भुज होता है आपके पास, चतुर्भुज है आपके पास, बोल रहा है आपके पास चारों कोनों का योग, 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण, दोनों का जो योग होता है आपके पास ट्रिक से देखो यहाँ पर ट्रिक से मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को। ये आपका कुछ चतुर्भुज है, ये दोनों के बीच में कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं, एक विकर्ण खींचे जा सकते हैं। अगर इसको खींचोगे तो काट देगा ना, काटना नहीं है। कितने त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज दो त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज का अंतर कोनों का कितना होता है 180 होता है, 180 प्लस में 180 कर दो मतलब कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। 360 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को ट्रिक से बता दिया। देखो यहाँ पे 360 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 360। आगे क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है आपका दशमिक संख्या आपके पास 111 दिया हुआ है,
111। तो आपके पास बोल रहा है आपके पास आपसे कि पूर्ण संख्या है आपका, प्राकृतिक संख्या है, परिमेय संख्या, फिर इनमें से सभी है। तो बस दे दिया दशमिक संख्या 111। 111 तो 111 को हम लोग लिख सकते हैं 111 बटा में 1, कोई फर्क पड़ेगा इससे तो नहीं। तो इसको कह सकते हैं क्या है, परिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या यानी कि 1 से बड़ा है, तो आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्या तो है यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, इनमें से सभी। आगे बोलता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, किसी त्रिभुज ए बी सी के दो भुजा हमारे पास दिया गया है, ठीक है। ए बी बराबर 7 और बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर। निम्न में से तीसरा भुजा के लिए क्या संभव हो, भुजा के माप के लिए क्या संभव आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि क्या 6 सेंटीमीटर भी और 8 सेंटीमीटर भी हो सकता है, अलग अलग तरीका से निकालोगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है आपके पास एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता है, एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। देखो एक पासे को उछालो, पासा में कितना संख्या होता है, 6 संख्या होता है, एक होता है या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, तो 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। वो क्या होता है, पासे में इतना संख्या होता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। इसमें सम कौन कौन सा है, 2 है आपका, 4 है आपका, 6 है आपका, टोटल संख्या कितना है, 3 है, ठीक है। तो प्रायिकता निकाल दो, पी बराबर क्या हो जाएगा, 3 बटा में टोटल कितना, टोटल हमारे पास 6 है, तो बराबर में कितना हो जाएगा, 1 बटा में 2 हो जाएगा, 1 बटा में 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कहाँ पे एक ऑप्शन नंबर बी में आपका 1 बटा में 2 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 को दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि पास निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता है, निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। पर क्या हो जाएगा, निश्चित घटना की प्रायिकता होता है, आप लोग याद रखना इसे इसको। 24 बोलता है कि पास एक पासा को उछाला जाता है तो 3 के गुणक आने के, तो पासा में कौन कौन सा संख्या होता है, 1 2 3 4 5 6 होता है। लूडो का गड्डी आप लोगों ने देखा होगा, यह आपसे बोल रहा है पासा में 6 संख्या होता है। आपके क्या पूछ रहा है, 3 के गुणक, 3 के गुणक कौन कौन है, एक तो खुद 3 है और दूसरा 6 है, 3 6 है, कितना टोटल संख्या 2 है। और 2 बटा में आपका कितना हो जाएगा, 2 बटा में आपका 2, इसे प्रायिकता हमें निकालना है। 2 बटा में टोटल कितना है, 6 है आपके पास, तो 1 बटा में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक ऑप्शन नंबर कहाँ पे देख सकते हो, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, 1 बटा में 3। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को। 25 बोलता है आपके पास x माइनस 3, दूसरा आपके पास 3x और 4x प्लस 2 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान हमसे पूछ रहा है। तो एक बात बताओ, दोनों d कैसे निकालते हैं हम लोग, सार्वधातुक कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 3x माइनस में करेंगे हम लोग x प्लस में 3 करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, d निकल जाएगा। तो बराबर नहीं हो जाएगा इसका, अगर हम लोग a3 में से भी a2 को घटाते हैं, यानी कि तीसरा पद में से भी दूसरा पद को घटाते हैं, तो भी हमारा बराबर हो जाएगा कि किसके, दूसरा पद में से घटाया हुआ पहला पद, उसके बराबर हो जाएगा। आप लोग अच्छा से मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, पहले देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ। 4x प्लस 2 को माइनस कर दो किससे, 3x से कर दो। देखो ये हमारा क्या है, दूसरा पद है, दूसरा पद में से पहला पद को घटा दिया तो हमारा डी मिल गया, ठीक है। तो कि कहीं भी डी निकालो सार्वधातुक में बराबर आता है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं तीसरा पद में से भी हम लोग अगर दूसरा पद को घटाते हैं, ये भी कितना क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका लिखा गया। तो 3x इसका सोल्यूशन करो, आपका यहाँ से x का मान निकल जाएगा, माइनस का x प्लस का 3, सॉरी प्लस का नहीं माइनस का 3 हो जाएगा ना, क्योंकि देखो माइनस दोनों में गुना हो जाएगा, बराबर में आपका 4x प्लस में 2 माइनस में 3x। तो देखो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 3x में से 1x चला जाएगा, 3x यहाँ पे है, 1x यहाँ पे है, 3x में से 1 घटेगा तो आपके पास क्या बचेगा, 2x माइनस में 3 बराबर में आपका क्या है, 4x यहाँ पे 3x यहाँ पे, नहीं 4x में से 3x घटेगा तो क्या बचेगा आपके पास, 1x बचेगा। 1x प्लस में आपका क्या बचेगा, 2 है यहाँ पे x वाले को एक तरफ ला दो, यानी कि 2x है इधर और इधर x प्लस में है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर में 2 प्लस में इधर माइनस में है 3, उधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x में से 1x घटा दो तो कितना बचेगा, बस 1x बचेगा, बराबर में आपका कितना बचेगा, 2 प्लस 3, अब यानी कि 2 प्लस 3 5 हो जाए, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया, जो कि हमसे x का वैल्यू भी पूछा था। तो देखो यहाँ पे x का वैल्यू 5 यहाँ पे ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया हुआ है, तो x का वैल्यू 5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 26 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है बस 5, 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य हमारे पास दिया हुआ है 10 हो तो एक समान हमसे पूछ रहा है क्या होगा एक समान। सबको पहले हम लोग माध्य निकालने लगेगा, तो सबसे माध्य बराबर जो होता है हमारा, माध्य बराबर होता है हमारा टोटल संख्याओं का योग। टोटल संख्या क्या क्या है हमारे पास, पहला है 5 प्लस में 6 प्लस में 8, ठीक है, 8 प्लस में हमारे पास कितना है 9 प्लस में x प्लस में हमारे पास एक और 13 है ना, 13 बटा हो जाता है आपके पास टोटल संख्या कितना है, टोटल संख्या आप लोग गिन के देखो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, यानी कि बटा में आपके पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो माध्य का वैल्यू हमारे पास कितना दिया 10 दिया हुआ है, माध्य बराबर हो जाएगा हमारा टोटल का जोड़ तो कितना आ जाएगा, टोटल का जोड़ दो 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13, यानी कि कितना आ जाएगा बस
ये आ जाएगा आपका 41 प्लस में x बटा में आपका 6 भाई है ही आपका 6 जो है इधर भाग में, इधर क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, यानी कि 10 गुना 6 आपके पास कितना मिलेगा 60 मिलेगा। 60 बराबर हो जाएगा 41 प्लस में आपका x, और यहाँ से आप लोग x का वैल्यू निकाल दो, x बराबर हो जाएगा हमारा, x बराबर हो जाएगा 41 इधर प्लस में, उधर आगे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 60 माइनस 41 हो जाएगा। x का वैल्यू जो हमें मिलेगा 19 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिख रहा है 19, ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 19। आगे हम क्वेश्चन नंबर 27 को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 भी काफ़ी आसान प्रश्न है। बोल आपसे बहुलक किसका पूछ रहा है, तो बहुलक कैसे निकालते हैं हम लोग, जो आपका बार बार संख्या रिपीट हो रहा है। देखो 2 आपका कितने बार रिपीट है, 2 3 4 5 बार रिपीट हुआ है आपका, और आप लोग किसी भी संख्या को देखो इतना बार रिपीट नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर ए 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में क्वेश्चन 28 को 28 बोलता है आपके पास 8, 7, 12, 15, 10, 9, 13 सॉरी 11, 13, 14 के माध्यिका हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं माध्यिका निकालने का, आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो इसमें देखो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा इसमें 7 है, इस संख्या में देखो ना आप लोग। ठीक है 7 है, दूसरा हमारे पास 8 है, और तीसरा 9 है, चौथा 10 हो जाएगा, बढ़ते क्रम हम लोग लिख रहे हैं ना। फिर 11 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा। ठीक है 15 हो जाएगा। उसके बाद हमसे क्या बोल रहा है, माध्यिका हमसे पूछ रहा है। टोटल संख्या कितना है, टोटल संख्या आप लोग देखोगे तो कितना है 9 है। ठीक है तो 9 क्या है, सम संख्या नहीं, तो इसमें हम लोग 2 से विभाजित नहीं कर सकते, तो इसमें लोग 1 जोड़ देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 10 बटा में 2 हो जाएगा, बराबर में कितना है 5 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। अब 1 जोड़ा जाता है ना जब भी सम होता है, तो 5 हमारा आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा 5 है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। देखो 5वां नंबर कौन सा संख्या है, 1 2 3 4 5, हमारा मान सही हुआ है। ठीक है तो 5वां नंबर पर 11 है, 11 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा 11 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 29 को। 29 बोलता है हमारा, यदि 2 वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगी। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 वृत्त है हमारे पास, 2 वृत्त है। क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इसका मूल बिंदु है, इसका मूल बिंदु है, दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है ना, यहाँ पे देखो दूरी उनकी त्रिज्याओं के केंद्रों के मध्य दूरी इसका क्या हो जाएगा, मध्य दूरी हमारा केंद्रों के मध्य दूरी दोनों वृत्तों के ए वाला हो जाएगा। ठीक है ए वाला रेखा हो जाएगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं हमसे, मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं के, जिसका त्रिज्या है, इसका त्रिज्या मान लो इसका R1 है, और त्रिज्याओं इसका क्या आ जाएगा R2 मान लो इसका, तो त्रिज्याओं का जो योग है ना, योग है वो आगे क्या है अधिक हो तो मान लो ये आपका क्या है R दूरी, बड़ा R दूरी है, ये आपका क्या है R जो है बड़ा R जो है R1 प्लस में R2 से बड़ा है, यहाँ से बोल रहा है, तो उभयनिष्ठ स्पष्ट रेखाओं की संख्या हो गई। तो यहाँ से आप स्पष्ट रेखाओं की संख्या आपसे पूछ रहा है, ये दोनों पे स्पष्ट रेखा कर दो। कितने टोटल स्पष्ट रेखा हो गए, 4 हो गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 4 स्पष्ट रेखा हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला ऑब्जेक्टिव का। 2 गोले का आयतन हमारे पास दिया हुआ है, आयतन का अनुपात 16:27 है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा, इनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बोल रहा है। आयतन का अनुपात दिया हुआ है, हमसे क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे V1 बटा V2, उसके बाद दोनों का फार्मूला लगाओ, बटा में दोनों का करो, फिर 4/3 पाई R क्यूब होता है ना, इसका फार्मूला था 4/3 पाई, दोनों में कॉमन आ जाएगा तो दोनों कट जाएगा। उसके बाद R1 और R2 का वैल्यू आ जाएगा, तो फिर आप लोग इससे कॉमन निकाल दो, किसका एरिया का, तो एरिया का कॉमन निकालोगे तो बटा में वहाँ पे R का वैल्यू वहाँ से जो निकला है वहाँ पे रख दो, उसका मान फिर रखने के बाद आपका कितना आ जाएगा, जब आपका एरिया का जो आपका अनुपात आ जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल का जो अनुपात आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 16:9 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है कुछ इस तरीके से आप लोग इसे बना लें। तो अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले हमारा आया था सेक्शन बी का। सेक्शन बी के अंतर्गत आपका 6 प्रश्न पूछा जाएगा, सॉरी ऐसे तो 8 प्रश्न रहेगा, लेकिन इसमें से आपको 6 ही प्रश्न का जवाब देना है, जिसके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि 12 मार्क्स से पूरा सेक्शन बी का होने वाला है। जिसमें देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोलता है हमारा, एपी का पहला पद दिया हुआ है। देखो कैसे बनाना है, सबसे पहले देखो जो दिया हुआ है पहला पद दिया है, यानी कि A1 का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास, एक सेकेंड, A1 का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है 21 दिया हुआ है, और बोलता है सार1 था, यानी कि डी का वैल्यू कितना है हमारे पास 5 है, तो बोल कर 18वां पद क्या होगा, यानी कि A18 का वैल्यू हमें निकालना है। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला A + A - 1 × D होता है, इसका फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा। तो A18 के बराबर कितना हो जाएगा हमारा, A का वैल्यू कितना है A1, यानी कि A का वैल्यू कितना है 21 है, प्लस में N का वैल्यू हमें निकालना है, N - 1 × D का वैल्यू कितना है हमारे पास 5 है। ठीक है अब आगे देखो इसको कैसे बनाएंगे। इतना बनाने के बाद आपको कैसे करना है, देखो
जो हमारा है इसी को आगे सोल्यूशन कर देगा, हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ए 18 का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा एन की जगह पर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एन की जगह पर, क्योंकि 18 पर निकालना है तो एन का वैल्यू हमारे पास 18 दिया हुआ है। तो देखो 18 में से एक जाएगा हमारा कितना बचेगा, 18 में से एक जाएगा 17 बचेगा। देखो ए 18 बराबर हम लिख सकते हैं 21 प्लस 18 में से एक जाएगा यानी कि 17 बचेगा। 17 गुना 5, 17 गुना 5 हम लोग डायरेक्ट कर ले रहे हैं। 17 बचे कितना होता है आपका 85 हो जाता है, 85 हो गया। तो ए 18 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ए 18 85 प्लस 21 यानी कि कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको बना देना है, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, 2 मार्क्स कितना हो गया। आगे हम क्वेश्चन 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 32 क्या बोलते हैं हमारा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितना दिया 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बोलता है आपसे कि आर बराबर बस कितना है, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। आगे बोलता है त्रिज्या वाले तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया है। क्या बनाया गया है, इसको वर्ग बनाया गया है। तो वर्ग की भुजा की परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या बोला है, वाले वृत्ताकार, वृत्ताकार यानी कि इसका सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, परिधि निकालेंगे। वृत्त का परिधि क्या होता है हमारा 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। बराबर कितना लिखेंगे हम लोग 2 गुना 22/7 गुना में 14 का आर का वैल्यू कितना है 14, यानी कि 2 बार में कट जाएगा। कितना आ गया यहाँ से हमारा, ये हमारा कितना आ गया 22 दूना का 44 दूना का 88 आ गया ना, 88 आ गया। वृत्त का परिधि आ गया। आगे बोलता है आपसे मोड़कर, इसी को मोड़ करके जो हमारा 88 आया ना इसका लंबाई वृत्त का परिधि, उसी को मोड़ करके क्या बनाया गया, एक वर्ग बनाया गया। तो उसका बोल रहा है उसका परिमाप फिर हमारा क्या होगा। तो देखो वृत्त का परिमाप क्या होता है हमारा, सॉरी वर्ग का परिमाप होता है हमारा 6a होता है ना। देखो 6a इसका परिमाप होता है, 6 नहीं 4a होता है ना, 4a होता है इसका परिमाप। तो हम लोग कितना लिखेंगे 4a बराबर कितना लिखेंगे, क्योंकि उसी तार से बनाएगा 88 जो आया था हमारा वृत्त का, उसी तार से हमारा क्या बनाएगा वृत्त वर्ग बनाएगा। तो 4a इसके बराबर कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। तो a बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 88 अपन में, यानी कि 88 बटा में हम लोग लिखेंगे 4 लिखेंगे। इसको काट दो, आपका आंसर आ गया। कितना आ जाएगा, इसको काट दो तो बराबर में 22 आ जाएगा। 22 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है आपका, देखो 33 बोलता है आपका कि आर बराबर हमारे पास कितना दिया हुआ है 10,2 दिया हुआ है। बिंदुओं, 2 बिंदु हमारे पास कितना है, ए बिंदु और बी बिंदु 6,5 एवं 14, वाई को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। कौन सा मध्य बिंदु, ये दो बिंदु हमारे पास दिया हुआ है ना, इसका मध्य बिंदु है आर। तो बोल रहा है कि मिलाने वाली मध्य बिंदु है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि वाई का मान ज्ञात कीजिए, फिर हमसे पूछ रहा है कि वाई का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे इस चीज़ को। हमारे पास आर कितना दिया हुआ है, आर एक्स वाई कितना दिया हुआ है, इसके जगह पर एक्स वाई का वैल्यू कितना है हमारे पास 10,9 है, 10,9 है। बराबर में हमारा क्या होता है फार्मूला x1 प्लस x2 होता है। x1 कितना हमारे पास 10 है, प्लस में x2 कितना है हमारे पास, सॉरी 10 नहीं है ना, इसका x1 इसमें समझ लेंगे x1 x2 तो 6 है, प्लस में हमारा 14 x2। देखो इसका पहला पद x1 हो जाएगा, इसका पहला पद x2 हो जाएगा। ठीक है, बटा में हमारा कितना 2 होता है फार्मूला से, कोमा में y1 प्लस y2 इसका दूसरा पद कितना है 5 है, प्लस में y2 का वैल्यू कितना है y है, इसी y का वैल्यू में निकालना है, बटा में 2 होता है, आप लोग को पता होगा। आगे देख सकते हो यहाँ पे क्या आया 10,9 बराबर में कितना, इसको जोड़ो 14 और 6 कितना हो जाएगा, 14 6 हमारा 20 हो जाता है, 20 बटा में 2 कितना हो जाएगा, 20 बटा में 2 हमारा 10 हो जाता है। ठीक है, 10 उसके बाद 5y प्लस में 2, 5 प्लस y बटा में 2 होता है। ठीक है, तो कितना है इसके बराबर हमारा ए वाला हो गया ना, तो इसके बराबर भी हमारा ए वाला हो जाएगा। ये चीज़ इसका रूल होता है। ठीक है, जो पहला वाला के बराबर पहला वाला हो गया, यानी कि 10 का बराबर 10 हो गया, तो दूसरा का बराबर दूसरा वाला होगा। ठीक है, यानी कि 5 प्लस y बटा में 2 बराबर हम लोग 9 लिख सकते हैं। देखो यहाँ से कैसे बोल रहा है, इस 9 के बराबर हम लोग इस 5 प्लस y बटा में 2 को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे लिखेंगे लोग 5 प्लस y बटा में 2 बराबर में हमारा कितना 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 प्लस y बराबर में हो जाएगा 9 गुना 2, क्योंकि इधर भाग में हो जाएगा क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा। चलो 5 सॉरी y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, y बराबर लिख सकते हैं 9 दूनों का 18 हो गया ना, तो 18 इधर हो गया। ठीक है, और इस 5 इधर प्लस में तो जाकर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि y बराबर हो जाएगा कितना 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें y का वैल्यू पूछा था। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलते हैं हमारा, देखो 34 बोल रहा है कि यदि लंबवत स्तंभ की ऊंचाई हमारे पास कितना है, ऊंचाई प्रकाश सूरज से 60 मीटर है, यानी कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऊंचाई का मतलब क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर रहता है ना, p बराबर हमारे पास कितना 60 मीटर दिया हुआ है। आगे बोलता है आपसे p बराबर हमारे पास कितना 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 60 मीटर दिया। आगे बोलता है आपसे, आगे बोलता है प्रकाश से बनने वाले स्तंभ की छाया की लंबाई कितना, छाया की लंबाई, यानी कि देखो इसका वैल्यू हमारे पास कितना है, ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा, इसका लंबाई जो हमारे पास 60 मीटर दिया हुआ है, और बोल रहा है कि छाया की लंबाई, इससे जो छाया बन रहा है ना यहाँ पे, इसका लंबाई कितना दिया हुआ है हमारे पास, इसका लंबाई हमारे पास कितना दिया हुआ है 20√3 दिया हुआ है। ये हमारा स्तंभ हो गया, ये इसका छाया हो गया। ठीक है,
आगे बोलता है आपसे तब स्तंभ से प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण पूछ रहा है कि ये उन्नयन कोण कितना होगा प्रकाश के स्रोत से। देखो कितना हो जाएगा, P बराबर हमारे पास 60 मीटर हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर कितना होता है 60, ये वाला सीधा वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, इसका वैल्यू कितना है 60 है। और हमारा बेस होता है, बेस का वैल्यू यानी कि B हम लोग इसको लिखेंगे, B बराबर कितना है 20√3 है, 20√3 हो गया। तो आगे देखो तो हमारा tan थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे सीधा है ना, सीधा वाला में हम लोग tan थीटा लगाते हैं, tan थीटा बराबर होता है P/B होता है। तो tan थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर हम लिखेंगे P का वैल्यू कितना है हमारे पास, P का वैल्यू हमारे पास 60 है, 60 बटा में हो जाएगा कितना 20/√3 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से 3 बार में कट गया, कितना आ गया 3√3 आ गया। और इसका प्रमेयीकरण कर दो, यानी कि √3 से गुना और √3 से भागा कर दो, क्योंकि नीचे में √3 नहीं होता। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, tan थीटा बराबर हो जाएगा 3√3, इससे ये गुना हो जाएगा, यानी 3√3 हो गया, बटा में हमारा कितना हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा, देखो √3 से √3 में अगर गुना करोगे तो 3 बचता है ना, √3 से 3 में गुना करो तो 3 हो जाता है हमारा, 3 हो गया हमारा ये। तो इस 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि tan थीटा बराबर कितना आ गया, tan थीटा बराबर कितना आ गया √3 आ गया। देखो tan थीटा बराबर कितना आ गया √3 आ गया। √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan कितना डिग्री का मान होता है √3, तो आप लोग बोलोगे कि tan √3 जो होता है हमारा 60 डिग्री का मान होता है, तो इसको हम लोग tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan से tan कट जाएगा, कटना नहीं है लेकिन कट गया, ठीक है, आपको मन में ऐसा इमेजिन करना है कि कट गया। थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। थीटा का वैल्यू हमसे पूछा था कि स्तंभ से प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, कोण बराबर कितना हो जाएगा, उन्नयन कोण हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 35 को देख रहे थे। क्वेश्चन 35 क्या बोलता है, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई हमारे पास दिया गया है, कितना विकर्ण की लंबाई हमारे पास कितना दिया गया है, दिया हुआ 8√3 दिया हुआ है, 8√3 यानी कि कितना हो जाएगा हमारा ए घन का विकर्ण कितना होता है, घन का विकर्ण जो होता है हमारा फॉर्मूला होता है घन का विकर्ण का, देखो घन का विकर्ण इसका जो फार्मूला होता है हमारा, यानी कि इसको हम डी से डिनोट करते हैं ना, इसका फार्मूला तो हमारा a√3 होता है, a√3। तो घन का विकर्ण बराबर कितना दिया हुआ है, लंबाई हमारे पास 8√3 दिया हुआ है, बराबर में a√3, यहाँ से √3 कटा, सेकंड √3 से √3 कटा, यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। देखो 8 यहाँ पे बचा, इधर a बचा, यानी कि a बराबर कितना आ गया 8 आ गया हमारा। आगे हमसे क्या पूछा था कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पे देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है 6a² होता है, किसका, घन के लिए, ठीक है। तो 6 गुना में a का वैल्यू कितना हम लोग निकाला है 8 निकाला है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 6 गुना 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 × 64 हो जाता है, ठीक है, 64 हो जाता है, बराबर 8 जब 64 गुना 6 को आपके पास कितना मिलेगा 384 मिल जाएगा। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका इतना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आपका सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करें कि 3√3 क्या है अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध करने वाला आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है, मैं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि देखो बताने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए इसमें बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है फ़ोन में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लिखना होता है ना, इसको सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा लिखना भी होता है कुछ हिंदी में, इसकी वजह से यहाँ पे बताना मुश्किल हो जाता है। आप लोग इसको करना। क्वेश्चन नंबर 37 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 काफ़ी आसान प्रश्न है, मज़ेदार प्रश्न है। बोलता है आपसे 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से ना, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इंग्लिश में 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 इंटू हम लिख सकते हैं कोसेक कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है हमारा कितना होता है, ये होता है हमारा कोस 30 डिग्री, यानी कि साइन 30 डिग्री का उल्टा हो जाता है, यानी कि साइन 30 डिग्री का हमारा 1/2 होता है, यानी कि इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया। तो 2 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, क्योंकि कोसेक में स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस में एक्स हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, एक्स का वैल्यू पूछा है ना, इसी एक्स का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर जो हमारा एक्स दिया हुआ है 60 कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जितना का वैल्यू हमारा साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, वही सेम टू सेम वैल्यू कितना होता है कोस 60 डिग्री का होता है। तो गुना में हमारा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, बराबर में 10 हमारे पास दिया हुआ है। तो 2 गुना में 4 हो जाएगा ना, 2 का स्क्वायर 4, प्लस में हमारे पास एक्स बटा में 2 हो जाएगा, 4 दूना का 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 प्लस में एक्स बटा में 2 बराबर में 10 हो जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, देखो एक्स बटा में 2 इधर छोड़ दो, और 8 जो इधर प्लस में इधर का क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 10 माइनस का 8 कितना बचेगा हमारा, 10 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, बचेगा हमारा 2 बचेगा ना, यहाँ 2 बचेगा। तो हमारा इधर कितना हमारे पास एक्स बटा में 2 है इधर,
बराबर में कितना 2 बचा हुआ है, तो x बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इधर भाग में तो जाके क्या हो जाएगा, गुना में जाएगा, x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4 बिल्कुल राइट आंसर होता है, जो कि किसका वैल्यू है, यहाँ पर जो x है उसका वैल्यू है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको बनाना था। अगर समझ में नहीं है तो पीछे करके वीडियो को देखो, काफ़ी आसान प्रश्न है। आगे हम क्वेश्चन में 38 को देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दिया हुआ है, बोलता है आपसे कि ए पी हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, देखो 11 8 5 2, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, ए पी दिया हुआ है। तो 150 माइनस का 150 है का एक पद कितना है, 150 है, क्यों हल करें, क्यों है आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे इसको। हमारे पास सबसे पहले देखो ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, यानी कि प्रथम पद कितना है, 11 है, और डी का वैल्यू अगर निकालना चाहिए तो कितना निकल जाएगा, 8 माइनस 11, यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद, बराबर में माइनस का 3 आ गया ना, 3 आ गया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे बैठेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हमारे पास जो दिया हुआ है इसका इस पर पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ए एन का वैल्यू कितना है, 150 हमारे पास दिया हुआ है, माइनस का 150 है, बराबर में ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हमारे पास 11 है, प्लस में एन का वैल्यू कितना है, जो कि हमें निकालना है। ठीक है, एन माइनस 1 हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू माइनस का 3 हो जाएगा। अब देखो माइनस का 150 बराबर में 11 प्लस में, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, -3 से जब एन में गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3n, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा। अब देखो 11 और 3 कितना होता है, 11 और 3 हमारा हो जाता है 14 हो जाता है ना, तो कितना हो जाएगा हमारा, एक माइनस का 150 बराबर में माइनस का 3n प्लस में 14। अब देखो क्या करो कि इस -3n को इधर ला दो, -3n जो है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना, इसको प्लस में कर दो, माइनस 3n हो जाएगा सिर्फ, बराबर में इसे 14 प्लस में 14 को 14 ही छोटा ना दो, इधर माइनस का 150 था, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 150 हो जाएगा। अब देखो 3n बराबर हो जाएगा किसका, 150 और 14 कितना होता है हमारा, 164 हो जाता है, 164 हो जाता है। n बराबर कितना हो जाएगा, 164 बटा में कितना हो जाएगा हमारा, बटा में हो जाएगा 3, यानी कि एन का बराबर कितना हो जाएगा, जब आप लोग इसको काटोगे तो कितना आएगा, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में कितना आएगा, 54.6 आएगा। ठीक है, 3 ऊपर का है, आप लोग ध्यान देना, 54.6 आएगा। ठीक है, ये पूर्णांक जो है एपी में नहीं है, ये क्या है हमारा, ये हमारा जो 54.6 है, आपको लग रहा है कि इसको अगर घटाते जाएंगे कितना आया था हमारा, -3 आया था ना सर्वांतर, अगर इसको -3 करते जाएंगे तो पॉइंट में कभी आएगा, कभी नहीं आएगा पॉइंट में, तो इसको क्या लिखेंगे, पूर्णांक नहीं है। जो हमारा आया था कितना, 54.6 आया था, लिखेंगे हम लोग इसके नीचे कि पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए लिखेंगे हम लोग, इसलिए 150 क्या है, 150 एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, इसे इतना लिख देना, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया। बाकी बात सेक्शन सी और सेक्शन डी का क्वेश्चन बचता है, इसको मैं बाद में करा दूंगा। ठीक है, अगले वीडियो में। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।